अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाज़ी। इस राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जनरल फैज हमीद से अपने राब्तों की तस्दीक कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा 9 मई और PTI की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। साकिब निसार ने वाज़ेह किया है कि जनरल फैज ने उनसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मेरा एहतराम करते थे और मुझ पर मेहरबानी करते थे। साकिब निसार ने कहा कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उस वक्त जनरल फैज उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार सिर्फ मेरे लिए देखने के पैगाम भेजते थे। उन्होंने कहा कि मेरा जनरल फैज के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वाज़ेह किया कि जनरल फैज के साथ उनका समाजी राब्ता है। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौके पर मामूल के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमूमन उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है और जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। साकिब निसार ने कहा कि मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वो 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एक तरफ साकिब निसार PTI और जनरल फैज के सियासी एजेंडे में मुलव्वस होने की तरदीद कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जाम में अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं, जिनमें एक खातून स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी के इल्जाम में 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। एक तरफ अडियाला जेल में इमरान खान की कड़ी निगरानी की जा रही है, तो दूसरी जानिब नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। नए तोशाखाना रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल हैं। तोशाखाना रेफरेंस नंबर 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। रेफरेंस में बताया गया है कि बुशरा बीबी को 7 से 10 मई 2021 को दौरे सऊदीया के मौके पर बल्गारी ज्वेलरी सेट दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, 1 जोड़ी बालियां शामिल थी। शवाहिद के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। रेफरेंस के मुताबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट जमा नहीं कराया। 25 मई 2018 को बल्गारी कंपनी ने फ्रेंचाइज सोलिजेंट ट्रेडिंग सऊदी अरब को हार 3 लाख यूरो और बालियां 80,000 यूरो में फरोख्त की थी। कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। 28 मई 2021 को बल्गारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती थी। रेफरेंस में कहा गया है कि ज्वेलरी सेट में शामिल हार की कीमत 5,64,96,000 रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट में शामिल बालियों की कीमत 1,50,65,600 रुपए बनती है। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% रकम देकर बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,800 रुपए बनती है। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसमें बताया गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। एक तरफ इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट की रियायत का फैसला सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौजूए बहस बना हुआ है। आज लाहौर की एक तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने वज़ीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा कि किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? मरीम नवाज के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है और उसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए अवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के फैसले को क्यों हरफे तनकीद बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि नया तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान के लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकता है। सवाल तो यह भी अहम है कि साकिब निसार और फैज हमीद के दरमियान राब्तों की तस्दीक के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
सर, आप जनरल फैज हमीद के खिलाफ शुरू होने वाली अदारा जाती कार्रवाई के मुल्की सियासत पर क्या असरात देख रहे हैं? बिलखसूस इमरान खान, जनरल फैज हमीद और साकिब निसार के दरमियान जिस गठजोड़ की बात की जा रही है, क्या वो दुरुस्त है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इसका इमरान खान की सियासत पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कोई जनरल फैज के मरहून मिन्नत तो है नहीं, ना ही वो किसी एजेंसी के मरहून मिन्नत है। वो तो एक जेनेरिक है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें तो नहीं पता कि उनके खिलाफ कोई एलिगेशन क्या है, या वो क्या इस वक्त उनका क्या इस वक्त सिचुएशन है, या क्या ऑफेंसेस है जिसके ऊपर उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। हमारे पास कोई मालूमात उसकी है नहीं, बट आई बिलीव इट्स एन इंटरनल इशू फौज का। जो फौज मुनासिब समझेगी उसके मुताबिक वो आगे चले। इमरान खान की सियासत पे तो उसका कोई असर है नहीं। और इमरान खान को अगर आप कोई सजा और सुना देंगे तो 2 साल से उन्हें मतलब 25-30 साल की सजा तो हो गई है, उसको क्या फर्क पड़ा है। और सजा सुना देंगे। इमरान खान का असल जो प्रॉब्लम है हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का, वो ये है कि वो इमरान खान का जो पॉलिटिकल बयानिया है, जो इमरान खान का इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, उसका जवाब नहीं है इनके पास। तो जब इनके पास उसका जवाब नहीं है तो बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट है, उसका कोई फर्क नहीं। ठीक, लेकिन सर मसला ये है कि जनरल फैज के साथ एक ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। नो डाउट कि वो कहा जा रहा है कि मिलिट्री आर्मी एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, लेकिन साथ में वो ये भी 9 मई के वाकयात से भी उनको जोड़ा जा रहा है। तो कि वो मास्टरमाइंड थे इसके पीछे, प्लानिंग उन्होंने की थी, मंसूबा उन्होंने तैयार किया था। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कोई फौज का ये इस तरह का बयान नहीं पढ़ा, और ना ही किसी अभी तक किसी फौज की तरफ से इस तरह की कोई बात जो है वो सामने आई है। सर, और फौज ने नहीं कहा, फौज ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि मिलिट्री आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये बातें आ रही हैं, वो ये दावे करिए कि ये साजिश तैयार की गई थी और ये इन दोनों का गठजोड़ था, और फिर साकिब निसार को भी इसमें उन्होंने मुलविस किया। हुकूमत का तो देखिए ना, 9 मई इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो तो इसको ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं। बट नोइंग तारड़ बेचारे को कोई बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, या जिस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पीटीआई को बैन किया जा रहा है। सो ये लोग तो हुकूमत के जो भी अभी तक स्पोक्स पर्सन आए हैं, सच्ची बात यह है कि उनका कोई कद नहीं है कि उनकी की बात के ऊपर कोई कमेंट किया जाए, या उसको समझा जाए कि वो कोई एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या हुकूमत की बात कर रहे हैं। तो जब कोई संजीदा बात आएगी फौज की तरफ से या उनके किसी स्पोक्स पर्सन की तरफ से, तो फिर ही कुछ इस किस्म की बात हो सकती है। अभी तक जो है मेरा नहीं ख्याल कि फौज की तरफ से कोई भी इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सामने है। ठीक, फवाद साहब, हुकूमत जिन 3 मरकजी किरदारों की बात करी है और जिस दौर की बात करी है, वो तीनों साबिका शख्सियात हैं। यानी एक साबिक वजीर आजम, दूसरा साबिक DGI है, तीसरा साबिक चीफ जस्टिस है। क्या ये 3 साबिक शख्सियात इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि ये 9 मई का प्लान करें और मंसूबे पर अमल करें? सपोज अगर ये उनकी जितनी भी बातें हैं ये सच है भी तो? मेरा क्या ख्याल को ऐसी बात अभी तक आई है। और मतलब ये तो ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब वगैरह अपनी बेचने के लिए या वो अपनी एक रेलिवेंस बनाने के लिए ऐसी बातें जो हैं वो करते हैं। बट अभी कोई संजीदा बात इस ज़मन में चूंकि आई नहीं, और ये एक इंटरनल इशू है फौज का, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। फवाद साहब, बात अब अदलिया में सहूलतकारी तक पहुंच गई है। साकिब निसार ने जनरल फैज हमीद के साथ राब्तों की तस्दीक तो कर दी है, मगर वो अपने आप को 9 मई और PTI की सियासत और जनरल फैज के मामलात से अलहदा कर रहे हैं। आप साकिब निसार की वजाहत को कैसे देख रहे हैं? सही है, कोई उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। साकिब निसार से भी तो असल में तो नवाज शरीफ साहब और नून लीग अपना पर्सनल गुस्सा ही उन पे उतार रहे हैं ना। बाकी तो चीफ जस्टिस साकिब साहब, इनका किससे गिला नहीं है। हर उस शख्स से गिला है जो इनके केसेस के ऊपर, मेरिट के ऊपर, डिसीजन मेकिंग पे यकीन रखता है। तो उसी तरह से उन पे कर रहे हैं, तो इसकी क्या अहमियत है? मेरा मेरा ख्याल है ये सारी एपिसोड की पाकिस्तान के लिए तो कोई अहमियत ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो अहमियत ये है कि हम एक बिल्कुल ब्रोकन इस वक्त एक सोसाइटी बन गए हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो आके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर की बाउंटी लगा रहे हैं। उनको खुलेआम वो यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तान की जो स्टेट है वो एक फ्रैक्चर्ड स्टेट है, जहाँ पे इलेक्शन जो है वो चोरी हो गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, हाई कोर्ट के अहकामात रद्दी की टोकरी में चले गए हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर। लोगों को उठा लिया जाए और उसके बाद मिसिंग पर्सन बना दिया जाए, इट्स काइंड ऑफ एवरीडे अफेयर, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टॉर्चर जो है वो पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से दोबारा आ चुका है, और उसको भी हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी कोई हमारी हुकूमत की संजीदगी तो नजर नहीं आती। अगरचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुज़श्ता 3-4 अपनी जो तकरीरें की हैं वो स्पेसिफिकली टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर की हैं, लेकिन हमें उसको बैकअप करती हुकूमत जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक कौमी हुकूमत की जरूरत है, जो कि तमाम पार्टीज एक इकट्ठी होके बनाए और एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, और उसके बाद मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाए। ये जो ऐसे है, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, उसका क्या असर है पाकिस्तान की सोसाइटी पे? मेरा आपका क्या उसका ताल्लुक है? इमरान खान की सियासत को उससे क्या फर्क पड़ता है? तो असल बड़ा मुद्दा तो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी हकीकत है। उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत स्टेबल नहीं हो सकती। आपको स्टेबिलिटी लानी है पाकिस्तान में, उसके लिए आपको इमरान खान को शामिल करना पड़ेगा। और इमरान खान और पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सच है। ठीक सर, आज भी अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है आज उतना ही गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी यही होता था, लिहाजा उनमें और इनमें कोई खास फर्क नहीं है कि ये पिछले दौर में भी ऐसे ही होता था, आपका दौर भी ऐसे ही था जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, और आज की हुकूमत का भी ऐसा ही है। देखिए, बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। मेरा नहीं ख्याल कि जबरी गुमशुदगियां इस्लामाबाद पंजाब में तो हमने सुनी ही नहीं। कि बलोचिस्तान का मसला जरूर है, बलोचिस्तान एक इंसर्जेंसी में है, वहां पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, और वहां के हालात का तकाबुल जो है वो शायद नहीं किया जा सकता। बाकी ये ऐसे एक फॉल्स कंपैरिजन बनाना है तो जाहिर है जज साहब को कोई नहीं रोक सकता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पीटीआई की हुकूमत में तो जबरी गुमशुदगी सुनी ही नहीं थी कभी। जहाँ पे इलाकों में जो हमारे ए ग्रेड एरियाज जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे गमलदारी है, यहाँ पर तो कभी हमने नहीं सुना था। ये बाद में एक दो वाकयात हुए, जैसे मतीउल्लाह जान का हुआ, बट वो लेस देन आई वुड से 24 आवर्स में रिकवरी हुई। इसके अलावा तो कभी कोई वाकया हमने सुना ही नहीं है, तो पता नहीं उनकी बेसिस क्या है ये कमेंट करने। ठीक सर, आपने अपनी ट्वीट में कौमी हुकूमत की आपने बात की, आपने कहा सबको बैठ के डिसाइड करने की ज़रूरत है, हालात को संभालने की ज़रूरत है। उससे पहले माइनस इमरान खान की बातें हो रही थी, माइनस पीटीआई की बातें हो रही थी। तो अब जिस तरह से फैज़ हमीद साहब के हवाले से कार्रवाई हो रही है और जो हालात क्रिएट हुए हैं, तो आपको अभी भी मतलब लगता है कि जो आइंदा आने वाला सेटअप होगा वो शायद माइनस इमरान खान या माइनस पीटीआई होगा। सो यू थिंक कि ये वो सर्वाइव हो सकेगा ये सेटअप, अगर कुछ ऐसा होता है तो? 2 साल में तो माइनस इमरान खान हो नहीं सका, और आगे क्या एविडेंस है कि इमरान खान के बगैर आप एक स्टेबल हुकूमत जो है वो बना सकेंगे? देखिए ना, मसला ये है कि 2/3 पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है। एंड इमरान खान इस वक्त इस्तारा है, सिंबल है पाकिस्तान के अवाम की सॉवरेनिटी का। तो उनके बगैर अगर आप कोई भी सिस्टम बनाएंगे तो वो जाहिर स्टेबल नहीं होगा। लिहाजा उनकी मर्जी और मंशा के बगैर पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का लाना बहुत ही नामुमकिन काम है, और जितनी जल्दी इसको जो है वो समझ लिया जाए उतना अच्छा। ठीक, इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। आप भी बतौर सियासतदान एक तवील हिरासत काट कर आए हैं, तो क्या साबिक आईएसआई चीफ को किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना इतना आसान है? असल में इमरान खान का एक प्रॉब्लम यहाँ भी ये चल रहा है कि वो जो सवाल होता है उसका जवाब आ जाता है, वो जो सवाल उनसे किया जाता है वो नहीं आता। और ज्यादातर प्रॉब्लम यही हो रही है कि उनके जो भी वहां पे सहाफी सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं, उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जवाब फिर जो है वो सामने आता है। तो पहले तो मेरा ख्याल तो है कि खान साहब को चाहिए कि अपना सिर्फ बात करें और सवालों के जवाब ना लें, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट नहीं करता सवाल। तो जहां तक इमरान खान का जनरल फैज साहब की कोई है, मेरा सवाल सिर्फ ये है ना, मैं जो हम तो तजिया कर रहे हैं, इमरान खान को जनरल फैज के बयान से या मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से इमरान खान की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा? देखना तो ये है ना, इमरान खान की सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उल्टा पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले ही एक बहुत शदीद दबाव में है कि यहाँ पे जमहूरियत जो है उसको कुचल दिया गया है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आ नहीं रहा। हमारी मईशत मजीद दबाव में आ जाएगी अगर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की कोशिश की गई, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल से मतलब ये होगा कि मुल्क में का सबसे बड़ा लीडर जो है उसको सिविल जो राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ जाएगी। फायदा इसका कुछ है नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। दूसरी बात देखिए, माइनस इमरान खान का मतलब ये है कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को आप सेपरेटिस्ट कुव्वतों के हवाले कर दें और पंजाब को शिद्दत पसंद ग्रुप के हवाले कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपने इमरान खान अगर माइनस होते हैं, वो वाहिद इस वक्त एक नेशनल लीडर है और एक नेशनल पार्टी है जिसने इन सबको रोका हुआ है। अगर आप इमरान खान को सीन से हटाएंगे तो शिद्दत पसंद ग्रोह जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आपको सियासत पे कब्जा कर लेंगे, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर कैसे आगे चले चलते। सर लेकिन वो कल हमने देखे ना मुनाजरे कि वहाँ पे इस्लामाबाद में रेड जोन में सियासी जमात तो नहीं कर सकती, लेकिन मजहबी ग्रुप्स दाखिल हो सकते हैं, वो जलसा कर सकते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ठीक, अच्छा सर, साहब का दौरे वो वहाँ पे हाँ, ना सिर्फ ये कि वो वहां पे जमा हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर की कीमत लगा सकते हैं और उसके बाद वापस जा सकते हैं। ये तो मतलब देखिए ना, इस तरह तो द वेरी रीजन ऑफ द स्टेट, उसकी एग्जिस्टेंस की जो है वो चैलेंज हो गया। सो फायज ईसा साहब ने, सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब से उन्होंने चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी का एक भी प्रिंसिपल जो है उसको सलामत नहीं रहने दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मिलिट्री ट्रायल्स को अलाउ कर दिया, उसने यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए है। बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई मौक़िफ़ जो है वो हमें नहीं मिलता। फिर अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने हद ही कर दी, उन्होंने कहा कि इलीगल वायर टैपिंग जो है वो भी एजेंसीज कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ फतवाबाजी का एक मुकाबला चल रहा है, उसको देखिए कोई भी रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये तो हमारी एग्जिस्टेंस को चैलेंज है जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ हो रहा है, और पूरी कौम को अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, और कतई तौर के ऊपर अलाउ नहीं करना चाहिए हमें शिद्दत पसंद ग्रोहों को कि वो टेक ओवर करें इस तरह से इस्लामाबाद को और डिक्टेट करें अपनी टर्म्स। नाज़रीन, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। फवाद साहब, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा और माजी में लेके जाना चाहूँगी। आपका दौरे हुकूमत में आप बड़ी की पोजीशन पे थे, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, आप जनरल फैज़ हमीद को कितना कोई जानते थे। अगर देखा जाए उनकी बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त उनका जो रोल था, फिर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने में जो उनका रोल था, फिर सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, अपने आर्मी चीफ के लिए जो उनकी बारगेनिंग थी, आप उनके करेक्टर को कैसे देखते हैं? वो किसके करीब थे? बाजवा के, फैज साहब के साथ कैसे ताल्लुकात थे? आज ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे थे कि वो नू लीग के साथ भी राब्ते में थे, वो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में थे, वो किसके करीब थे? वो किसके आदमी थे? दिस इज हाउ एजेंसीज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सभी के करीब होते हैं, सभी की बात सुनते हैं, करते हैं। मसलन इससे पहले जो हमारे आईएसआई चीफ रहे हैं, शायद वो जनरल सर, एजेंसी का करीब होना और एक इंडिविजुअल का करीब होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। नहीं, इंडिविजुअल के हैसियत से तो कोई करीब नहीं होता ना। इंडिविजुअल को तो कोई वो नहीं समझता इम्पोर्टेंट तो उसके ऑफिस की होती है जी। उसकी वजह से ही उनकी अहमियत है ना, इंडिविजुअल तो कोई नहीं होता। और सारे जो DGISIs हैं फॉर्मर, चाहे वो जनरल हमीद गुल थे, जनरल जावेद नासिर थे, जनरल कल्लू थे, फिर जनरल एहसान थे, सभी जो हैं वो अपने वक्त में उनका जो रोल रहा है वो इससे मिलता जुलता ही रहा है, तो बहुत मुख्तलिफ तो नहीं रहा। हाँ, ये आगे आपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाना है, कैसे करना है, आप रोल लिमिट करना चाहते हैं, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है जो कि एस्टैब्लिशमेंट को भी लेनी चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी लेनी चाहिए। ठीक, आज सर गवर्नमेंट ने नया तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान पर दायर किया है और इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। सो बतौर वकील, क्या जनरल फैज के ट्रायल की आड़ में एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? और ये जो अब तोशाखाना का जो केस आया है, ये कहाँ, आप इसको क्या देख रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने अभी आपको जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल का इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करना है कर लें, उससे और ही उनका इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान पे दबाव मजीद बढ़ेगा, इमरान खान का कद और ऊपर होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो तोशाखाना है, ये तो ऐसे फ्रॉड केस है ना। जब कोई केस नहीं मिल रहा तो आप ये बना रहे हैं, आपने घड़ी ले ली, आपने, भाई वो लॉ है। आपने जो सारा जो सेक्रेटरी जो जो आपके एवेल्युएटर्स हैं, अगर उन्होंने गलत एवेल्युएट किया है तो आप उनको पकड़ेंगे ना। जिसको जो जो एवेल्युएशन के मुताबिक, या तो जुर्म इमरान खान का तो तब हो ना कि जब एवेल्युएशन हुई है लेट से 2 करोड़ की, और आपने एवेल्युएशन के मुताबिक वो पैसे 2 करोड़ नहीं दिए, आपने 5 लाख रुपया दे दिए, तो जी फिर तो आप कसूरवार है। अगर एवेल्युएशन यही हुई है और उस एवेल्युएटर ने जो आपके सरकारी कागजों में जिस लॉ के मुताबिक जिसने एवेल्युएट करना है उसने कीमत लगाई है और आप वो कीमत दे के ले रहे हैं, तो जुर्म कैसे बन जाता है? ये तो ऐसे एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म के फ्रॉड केसेस हैं जिनका मकसद इमरान खान को जेल में रखना है, और कोई मतलब मसला सॉल्व भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान की आपने कमर तोड़ दी है ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर। ठीक। अच्छा, आपने अभी जैसे कौमी हुकूमत की बात की, सबको इकट्ठा करने की आपने बात की, लेकिन फवाद साहब अपोजिशन की अगर बात करें तो मुलाकातें तो कर रही है, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मगर इकट्ठी नहीं हो रही। जमात इस्लामी अलहदा तहरीक चलाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम अलहदा तहरीक चलाएगी, पीटीआई अलहदा होगी। तो आपको लगता है इस तरह से वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक भी कामयाब हो पाएगा? ये हुकूमत अगर आज तक चल रही है तो वो चली अपोजिशन की इस रवश से और इस नालायकी की वजह से चल रही है कि अपोजिशन जमातें इकट्ठे होने के बजाय एक इंडिविजुअल तरीके जो है चला रही हैं। आपने देखा है जमात इस्लामी जिस तरीके से बेइज्जत हुई है, धरना दे के उन्होंने जो अपना बेड़ा गर्क किया सियासी तौर के ऊपर, और अब जमीयत उलमा इस्लाम भी खराब होगी क्योंकि वो भी अकेला जाना चाहते हैं। और पीटीआई तो जाहिर है कि उसकी लीडरशिप ने अनफॉर्चुनेटली वो सलाहियत नहीं दिखाई कि वो अपोजिशन को इकट्ठा कर सके, तहरीक नहीं चला सके जब 9 तारीख को मैंडेट चोरी हुआ। सो अपोजिशन जमातों का जो बिखरा होना है, ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से ये हुकूमत चल रही है। और एक गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत जो मैंडेट चोरी करके लोगों का उस पर बैठी हुई है, उसका पाकिस्तान के लिए इंतहाई अदम इस्तेहकाम का बायस है ये हुकूमत। लेकिन ये चल रही है क्योंकि अपोजिशन नालायक है। अगर अपोजिशन जो है उसके अंदर थोड़ी सी भी पाकिस्तान के लिए सोच होती और वो इकट्ठे हो जाते, तो अब तक ये हुकूमत जो है इसकी बुनियादें हिल चुकी होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन जमातें भी अपनी एक 2.5 इंच की 2.5 इंच की अलहदा मस्जिद बना के बैठी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को कोई चैलेंज फील नहीं होता। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कम बैक किए, इमरान खान से मुलाकात कर आए हैं, और वो बकौल उनके कि शेर अफजल मरवत को जलसे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको लगता है कि ये वो चेहरा है जो पीटीआई के वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, लोगों को बाहर निकाल सकते हैं? उनकी कैपेसिटी है? इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसी बात नहीं है। जलसा क्या होगी? देखें, जैसे सही बात, इमरान खान के अलावा पाक पीटीआई में कोई ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स को चार्म कर सके, वर्कर्स के लिए तहरीक बना सके, कर सके, और जो मौके आए हैं वो कर नहीं सके। अब तो अगर अपोजिशन अलायंस बनेगा तो कोई स्ट्रीट का चैलेंज है हुकूमत को। फिलहाल कोई माहौल नहीं है कि जिसमें वो कर सके। फिर अफजल मरवत वगैरह बस ठीक है, इतने मतलब वो इतने इनकी औकात तो नहीं है ना कि वो तो लोगों को गैल्वेनाइज कर सके इर्द गिर्द। कोई हमारा या किसी और का भी कोई इतना कद नहीं है कि वो ये कर सके। ठीक। फवाद साहब, थोड़ी सी मियां नवाज शरीफ साहब की और पंजाब हुकूमत की और उनकी सियासत की भी बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने के इकदाम को आप कैसे देखते हैं? बहुत तनकीद की जा रही है, स्पेशली केपी के गवर्नमेंट से और सिंध की गवर्नमेंट से। आप इस तनकीद को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल को अगर कट करके लोगों को ये रिलीफ दी है, तो ये तो बाकी सूबे भी अपना कर सकते हैं। तो ये तनकीद तो जायज नहीं है कि पंजाब में क्यों हुआ है और बाकी सूबों में आप जो है वो आपने क्यों नहीं किया है। जाहिर है कि जो पंजाब की हुकूमत अगर अपने बजट से काट रही है तो वो अपने बजट से ही करेगी। सिंध हुकूमत खुद भी कर सकती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी खुद कर सकती है। इस तनकीद का तो कोई जवाब जो है वो समझ नहीं आता मुझे। तनकीद ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जो उन्होंने पॉलिसी ली है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। आप आईपीपीएस के मसला जो कोर मसला है, आप कैपेसिटी पेमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे, जो जिसकी वजह से इतने ज्यादा बिल्स हैं, जो असल रिलीफ की बात है, जो असल इशू है? कैपेसिटी प्रॉब्लम, कैपेसिटी पेमेंट जाहिर है
कि अगर पीटीआई की हुकूमत ने वो मुआहदा ना किए होते, जहाँ पे डॉलर आपने 148 पे पेग ना कर दिया होता, तो ये और भी मसला जो है वो बड़ा बढ़ जाता। लेकिन आप देखिए कोई हल फौरी तौर के ऊपर, तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो आप नहीं कर पा रहे। जब एक मुल्क में सुबह आप अखबार पढ़ें और रात आखिरी खबरनामे तक एक ही खबरें चल रही हों कि फलाने को पकड़ लो, फलाने को फांसी लगा दो, फलाने को मिलिट्री ट्रायल में कर दो, आप एक खुद एक इतना बड़ा रोजाना हुकूमत जो है वो एक तमाशा लगा के रखे और लोगों को लगे कि ये हुकूमत ये मुल्क की जो है वो डबो देंगे, तो आप मुझे बताएं आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इकोनॉमी के लिए पहली शर्त सियासी इस्तेहकाम होना, वो आपके मुल्क में है नहीं है। सो आईपीपी तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है ना, कि आपने अगर डॉलर की कीमत आप लेट से आज 100 रुपए के ऊपर होगी तो वो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स कम हो जाएंगी। बट आपने इकोनॉमी जो है उसको एक ओवरऑल आपको बूस्ट देने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आप यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई जो है वो कोई तवज्जो है। रोजाना सुबह से लेकर रात तक फलाने को उठा लो, फलाने को मार लो, फलाने पे टॉर्चर कर लो, फलाने का मिलिट्री ट्रायल कर लो, इमरान खान हमें पसंद नहीं है, तो उसको जनाब अपना आपने सजाए मौत के उसमें डाल दो। यही कुछ तमाशा चल रहा है, तो जो तमाशा चल रहा है उसकी कीमत पे पूरी आवाम भुगत रही है। ठीक, फवाद साहब लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि आपको ये निज़ाम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट का बिलखसूस मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस फैसले पे कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अदालतों की बेतुकीरी हो रही है, तसादम दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि सारे उसमें ये निज़ाम चल पाएगा? अगर ये निज़ाम चल गया और 3 साल या साल 1.5 साल 2 साल और निज़ाम ये रह गया, तो फिर पाकिस्तान जो है वो शिद्दत पसंद तंजीमों के और नेशनलिस्ट तंजीमों के हवाले हो जाएगा। फिर पाकिस्तान में नॉर्मल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो आई वुड से कि इंस्टेबिलिटी है वो फिर आपको नजर आएगी। लिहाजा इस निज़ाम का चलते रहने का कोई चांस नहीं। इसीलिए मेरी तो यही तजवीज़ है कि तमाम सियासी जमातों को, खुसूसन नवाज शरीफ को, आसफ जरदारी को और पीटीआई को आपस में एक बैठ के बातचीत करनी होगी। एस्टैब्लिशमेंट को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा और हमें हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे हम एक ऐसे इंतखाबात करा सकें जो तमाम कुव्वतों को काबिल कबूल हों, और उसमें ही आप जो बाकी आपकी अमेंडमेंट्स हैं वो भी कर लें और मुल्क को नॉर्मलाइज करें। इतना एबनॉर्मल जो मुल्क को हमने कर दिया है, पकड़ लो, फड़ लो, टॉर्चर कर लो, गोली मार दो, फांसी लगा दो, ये मुल्क इस तरह से नहीं चलते। 25 करोड़ का मुल्क है, हमको दुबई या सिंगापुर तो है नहीं कि 20-20 25-25 लाख हैं लोग हैं जो मर्जी कर लें। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसके मुताबिक जो है इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें और मुल्क को आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, 19 जुलाई 1947 क़याम पाकिस्तान से तकरीबन एक माह कबल अहले कश्मीर पाकिस्तान से इलाक़ का फैसला कर चुके थे। अपने इसी फैसले की पादाश में कश्मीर के रहने वाले 70 सालों में 6 लाख से ज़ायद जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। ना तो भारत की इंतहा पसंदी रुकी है और ना कश्मीरियों का हौसला पस्त हो रहा है। आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम समझा जाता है, अपने बाशिंदों को बुनियादी हकूक और सहूलियात फराहम करता है। यहाँ के लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ तालीमी इदारे, सेहत की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की याफ्ता है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ भारतीय तसल्लुत के बायस अवाम पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं, जिनमें इज़हार राय की आज़ादी, मजहबी हकूक और तालीमी मौक़े शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग भारतीय फौज की ज़्यादतियों का शिकार हैं और उनकी जिंदगियों में खौफ और गैर यकीनी की फिजा बरकरार है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने ही बनाए हुए कानून 35A और 370 को खत्म करते हुए कश्मीरियों की रही सही खसूसी हैसियत को भी खत्म कर दिया और उन पर उन्हीं की जमीन को मजीद तंग कर दिया गया। यही वजह है कि रवामा पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कश्मीरी भी जश्न मनाते रहे। वादी कश्मीर की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, मगर अहले कश्मीर एक माह कबल यानी 19 जुलाई को ही पाकिस्तान से इलाक़ा फैसला कर लेते हैं।
कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का ये सिलसिला बहुत पुराना है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जिन्होंने ऐलान किया वो मेरे मामूर थे, सरदार इब्राहिम साहब। उन्होंने इलाहा के पाकिस्तान 26 दिन कबल जो है वो ऐलान कर डाला था और उसके बाद जो है वो एक अजीब वलवला था। कश्मीर जो है बुनियादी तौर पे एक बंगाल से और एक कश्मीर से पाकिस्तान की मूवमेंट चली थी और आज भी अगर आप याद करें तो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कश्मीर जो है वो अपनी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वाह क्या बात है। अब उस हवाले से जो मैं क्योंकि 15 अगस्त को कश्मीर में ही था और बिल्कुल बॉर्डर के सामने आंखों में आंखें डाल के 8 मुकाम के जगह के ऊपर हमने जो है एक बड़ा पाकिस्तान के हवाले से फंक्शन किया और हमने ब्लैक डे जो है वो मनाया और उसके अंदर एक बड़ी कसीर तादाद 6 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों का इस्तकबाल था और पाकिस्तान के लिए एक जोश जज्बा, एक वलवला और पाकिस्तान के परचमों की बहार जो थी वो नजर आ रही थी। सर, भारत ने 35A और 370 को खत्म करके कश्मीरियों की खसूसी हैसियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और अब वहां गैर कश्मीरी अफराद की आबादकारी का अमल तेजी से जारी है, जिसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। इस संगीन इकदाम के बाद भी भारत खुद को कश्मीर का खैर ख्वाह कहलाने पर मुसर है। भारत के इस सफाकाना रवैये को कश्मीरी अवाम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। ये आप कभी भी कोई दुनिया की फौज जो है कभी कौमों के साथ नहीं जी सकी, यानी कि नेशन वर्सेस फौज जो थी हमेशा उसके अंदर नेशन को जो है वो फतह हुई और आपने देख लिया बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, वो भी आपके सामने 2 कौमी नजरिए की फतह हुई ना, वहां कायदे आजम की जो सोच थी उसकी फतह हुई। पर ये एक अलहदा सब्जेक्ट है, कश्मीर पर बात करते हैं। भारत को मालूम है कि ये उनके हाथ से निकल गया, इसी वजह से अब वो क्या कर रहे हैं, आजाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में दोनों तरफ जो है वो कायदा ड्रग्स को जो है वो भेज रहे हैं। वो मुख्तलिफ जो है वो इस किस्म के नौजवान नस्ल के जहनों को प्रागंदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो है नफरतों के जो है वो अंबार लगा रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ लोगों के नौजवान नस्ल को मुफ्त ड्रग्स दी जा रही है, जो मनीषियात का इस्तेमाल है वो उनको करवाया जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक चीज है। इसके ऊपर हम जो है इंशाल्लाह ताला अपनी तंजीम के तहत और पाकिस्तानी कौम के साथ, इंशाल्लाह कश्मीरी कौम के साथ मिलके और मीडिया के साथ मिलके हम इंशाल्लाह एक कैंपेन काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो आपने बताया कि आर्टिकल 2 ये जो 370 और 35A के बाद, देखें इसको मैं बता रहा था, बड़ी अहमियत की बात है और वो ये है कि नेहरू ने जब ये सारी करारदादें तो वो लेके गया था और अब भारत कहता है कि कश्मीर अटूट अंग है। अटूट अंग है तो वो फिर क्यों नहीं गया जाके नेहरू की करारदाद को वापस ले ले और कहे कि जनाब इसने झूठ बोला था, इसने तो हक खुद इरादियत की बात की थी, यानी कि अक़वाम आलम ने इसको कबूल किया था कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको हक खुद इरादियत के जरिए जो है वो सेटल कर लिया जाएगा। वहां नक्शे लगे हुए हैं, वहां चीजों दीवारों पे लिखा हुआ है गो इंडिया गो बैक। वहां इंडिया के खिलाफ नफरत है, वहां इंडिया के झंडों में कोई अपने आप को दफन करना महसूस नहीं करता। अच्छा, और फिर जो महबूबा मुफ्ती और दीगर ऐसे लोग जो कि एक फर्क राय रखते थे, वो पाकिस्तान के हवाले से आज वो कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भारत गासिबाना कब्जा किए बैठा है। और जो आपने डेमोग्राफी की बात की कि आबादियाती नक्शा तब्दील, 4.2 मिलियन यानी कि 42 लाख लोग बसाने का उनका घिनौना मंसूबा है और वो मंसूबा इस वजह से कामयाब नहीं होगा क्योंकि पहली बात यह है कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक से जो है वो उनका इस्तेहसाल किया गया और उनको जो है करने की जरूरत काबिल कबूल नहीं। ठीक है सर, तारीख में थोड़ा सा पीछे चले तो मकबूजा कश्मीर में आखिरी मरतबा रियासती इंतखाबात 2014 में हुए थे जिसमें बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। ताहम 2018 में यह इत्तेहाद टूट गया था जिसके बाद असेंबली को तहलील कर दिया गया था। इस इत्तेहाद के टूटने की क्या वजह थी? इस इत्तेहाद के टूटने की वजह यह थी कि इंसान की बुनियाद जो थी उनकी, वो कश्मीरियों की, उनसे वो सल्ब की गई। बीजेपी का जो घिनौना एजेंडा था वो उनको नजर आ गया कि ये क्या, मैंने आपसे कहा ना, महबूबा मुफ्ती और वो लोग जो उनके हक के अंदर नारे लगाते थे वो तक उनके मुखालिफ हो गए। उनको पता चल गया कि असल में जो बहाना है
वो तो कश्मीर को जो है हड़पना है, उसके रिसोर्सेज के ऊपर, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे। अभी जो मादनियात का जखीरा जो है वो आया है, जिसके अंदर वो मादनियात जो कि सोलर बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े जखायर कश्मीर के साथ जो है वो मिले हैं, उसके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया, जबकि कश्मीरी कौम का हक है वो। आपने उनको उनके हकूक से महरूम किया। अब देख लेना, ये मकरू एजेंडा नहीं है उनका कि जिसके अंदर जो है वो लोगों को उनकी वहां जो बुनियादी हकूक थे, जो जमीन की खरीदारी थी और जो बाकी उनको वहां सीटें मिलनी थी। बीजेपी ने अभी जो इलेक्शन हुए 400 सीटों में से एक मुसलमान को दी। पूरे भारत में इस टाइम पे 16 सीट जो 16% जो नशिस्तें हैं वो मुसलमानों का कोटा बनती है, जबकि बीजेपी ने कम करके उसको 5% पे ले आई। तो ये इस वजह से ये इत्तेहाद तो टूटने ही होते हैं। बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई एक लड़ी में पिरोए में, और ये लड़ी एक दिन जरूर मुकम्मल होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।